गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात करते हैं चैप्टर 4 क्लाइमेट पे। आगे हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि इसके पहले हमने ये एल नीनो आपको समझा दिया था कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड पे प्रेशर क्रिएट होता है उसी प्रेशर को हम कोरियोलाइज फोर्स कहते हैं। तो कोरियोलाइज फोर्स को हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अर्थ के रोटेशन की वजह जो फोर्स क्रिएट हो वही क्या है, कोरियोलाइज फोर्स है। और वो आपको विंड पे दिखाई देता है क्योंकि लो प्रेशर एरिया आपका इक्वेटर पे बनता है, तो जो विंड का डायरेक्शन होना चाहिए वो साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए। यानी कि विंड हमें नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ टू नॉर्थ हमें दिखनी चाहिए। लेकिन हमें अपने वहां देखे जब भी हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमें यही दिखता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होते हुए नजर आती है। वो उसका कारण यही है कि अर्थ के मूवमेंट की वजह से, यानी अर्थ की जो स्पीड है अपने रोटेशन की, उस स्पीड की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है वो क्या करती है, नॉर्थ टू साउथ आने वाले विंड को राइट साइड में टर्न कर देती है और साउथ टू नॉर्थ साइड में जाने वाले विंड को वो क्या करती है, वो आपके वेस्ट साइड में टर्न कर देती है। यही क्या है, यही फोर्स की वजह से जो टर्न हो रही है विंड, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अब आते हैं जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेट स्ट्रीम। इसमें थोड़ी सी बात करेंगे कि जेट स्ट्रीम है क्या। सबसे पहले ये जान लें तो हमने पीछे आपसे डिस्कस किया था, फिर एक बार आपको ये चीज समझाने का प्रयास करें। मान लीजिए ये अर्थ का शेप है और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये इक्वेटर के पास का जो पोर्शन है वो ज्यादा हीट होगा। जब ये ज्यादा हीट होगा तो हम जानते हैं कि हीट होने के बाद जो है, जो सरफेस विंड होती है वो क्या हो जाएगी, या फिर जो ये नीचे वाली विंड होती है वो हीट होकर के ऊपर उठने लगती है। तो जब ऊपर उठेगी, पीछे भी मैंने समझाया था कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं एयर के, विंड के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें गैप बनना स्टार्ट हो जाता है और वो हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है। तो ये इतना ऊपर उठ जाता है, देखिए दो तरह से। एक तो होता है कि सरफेस विंड, यानी कि एक नीचे वाला जो पोर्शन है जो नीचे रह जाती है एयर, उसको हम सरफेस विंड कहते हैं। और एक होता है बहुत ज्यादा हीट होकर के एकदम बिल्कुल ऊपर उठ जाना। इतने ऊपर उठ जाना लगभग 12,000 मीटर तक। यहाँ पे इसीलिए हमने मेंशन कर दिया है कि जेट स्ट्रीम क्या होती है, 12,000 मीटर एबव, यानी 12,000 मीटर ऊपर जो है वो क्या होती है, फ्लो होती है। क्योंकि यही जो हीट होकर के ऊपर उठी विंड वही जेट स्ट्रीम का रूप ले लेती है और यहाँ नीचे वाला जो वैक्यूम एरिया बनता है उसको सरफेस विंड फिर क्या करती है, कवर करने के लिए आगे बढ़ती है। और उससे हमारे वहां देखते हैं हम रिवर्सल ऑफ विंड, मतलब जो आपका मानसून आना या मानसून वापस हो जाना, ये हमें सरफेस विंड से नजर आती है। लेकिन जो विंड ऊपर उठ गई हीट होकर के, वो फिर क्या होता है, वो आगे जाकर के कहीं ना कहीं ठंडा होने का प्रयास करेगा और वो ठंडा होकर के फिर नीचे आएगा। तो हम जानते हैं कि उसको फिर से हाई प्रेशर विंड चाहिए तभी वो ठंडा होगा। और इस पूरे एरिया में तो हीट बना हुआ है क्योंकि सन शाइन कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आना तो मुमकिन नहीं है। इसलिए हम देखें कि विंड हल्की होकर के ऊपर उठ गई और वो धीरे धीरे ट्रेवल करती है किधर, इस साइड की तरफ, यानी इंडिया के ऊपर वाले साइड पे हम देखें कि ये इस साइड ट्रेवल करती है। जब तक प्लेटू रीजन तक पहुंचती है तब तक उसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी कि धीरे धीरे ठंडी होती जाती है और वो नीचे आना शुरू हो जाता है। यानी प्लेटू रीजन पे लगभग 9,000 मीटर तक, 9,000 आगे बढ़ेगी तो लगभग 7 और 8,000 ऐसे ही नीचे होती जाएगी। और ये हिमालयन सीरीज, चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे पूरा हिमालय, यहाँ पे ये पूरा है हमारे वहाँ, ये हिमालयन सीरीज क्या होता है, एक बाउंड्री का काम करता है, जो कि यहाँ पे हम देखें तो यहीं पे आकर के ये विंड जो है वो क्या होती है, ठंडी होनी शुरू होती है। कितने डिग्री पे, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, 27 to 30 डिग्री पे ये ठंड होने शुरू हो जाती है। यानी कि ये फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगती है और नीचे आने लगती है। अब यहाँ हम एक चीज जानते हैं कि जब पाइप में कोई चीज जैसे वाटर फ्लो हो रहा हो तो पाइप में स्पीड पता नहीं चलती है वाटर की कि कितने स्पीड से फ्लो हो रहा है। जहां माउथ ओपन होता है वहां पता चलता है कि स्पीड कितनी है। वैसे ही जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये मर्ज होती है हाई प्रेशर विंड से,
इधर से जो हाई प्रेशर विंड आपकी फ्लो हो रही है उससे जब मर्ज होती है तो ये बहुत स्पीड के साथ मर्ज होती है, और इसकी स्पीड जो आपकी जो जेट स्ट्रीम की स्पीड है वो हो जाती है 110 किलोमीटर इन समर टू 184 किलोमीटर इन विंटर पर आवर। यानी अब आप समझिएगा, समर में कितना 110 किलोमीटर और विंटर में 184 किलोमीटर। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई? वहां आकर के ठंड हो रही है, ठंडे में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि हाई प्रेशर विंड में कन्वर्ट हो रही है, वो नीचे आ रही है और वो बड़े स्पीड से चलती है। उसकी स्पीड होती है, क्योंकि दोनों मर्ज हो रहे हैं, मर्ज होते समय बहुत स्पीड से मर्ज होती है, इसलिए क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और इस स्पीड को अगर हम देखें, मेजर करें, तो वो होती है 110 किलोमीटर अगर समर सीजन है। अब यहीं पे थोड़ी सी बात और क्लियर कर दें कि समर सीजन है तो ये जो विंड होगी वो क्या करती है, चूंकि यहाँ पे पूरा हीट बना होता है, यानी समर सीजन में डायरेक्शन, सन का डायरेक्शन, या सन साइन करता कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जून जुलाई या मई जून में। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि इस जगह पे 27 डिग्री पे न मर्ज होकर के उसको 30 डिग्री तक, यानी कि हिमालयन सीरीज के नदन पोर्शन पे, नदन मतलब ऊपर साइड में, हिमालय के ऊपरी पोजीशन पे जाकर के उसे मर्ज होना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ठंडी विंड उसको मिलती है या हाई प्रेशर विंड वहां पे मिलती है इस लो प्रेशर विंड को, और वो उसको ट्रेवल ज्यादा करना पड़ता है। तो जब ट्रेवल करना पड़ता है ज्यादा और एक बैरियर का काम आपका हिमालयन सीरीज भी कर रहा है, तो इस तरीके से देखते हैं कि जब डिस्टेंस ज्यादा कवर करके उसको मर्ज होना पड़ता है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और वो हो जाती है 110 किलोमीटर। क्योंकि समर सीजन में ये पूरा हीट हुआ रहता है, हमारे वहां हम जानते हैं कि उस समय लू चलती रहती है, तो उस सीजन में हम देखेंगे कि हमारे वहां मर्ज इतनी जल्दी 27 डिग्री पे ही नहीं होकर के बल्कि 3 डिग्री और ट्रेवल करनी पड़ती है उसको, यानी कुछ डिस्टेंस और कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इस तरीके से देखें कि समर सीजन में 110 किलोमीटर, और वही विंटर में चूंकि हमारे वहां खुद ठंड बढ़ी रहती है, यानी हमारे वहां खुद विंटर सीजन रहता है, इस वजह से यहाँ पे जल्द ही 27 डिग्री पे ही, यानी हिमालयन सीरीज के सदर्न साइड पे ही ये क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। अमूमन हमारे वहां ज्यादातर सिचुएशन देखी जाती है कि ये हिमालयन सीरीज के सदर्न साइड में, यानी इसी साइड मर्ज होती है, केवल समर सीजन में ही, जून जुलाई वाले सीजन में ही या मई जून वाले सीजन में ही, जहां पे बहुत ज्यादा हीट होती है इस समय, उसी समय इसको ट्रेवल 30 डिग्री तक, यानी कि उस हिमालयन सीरीज के नॉर्दर्न साइड में जाना पड़ता है, नहीं तो ये पहले ही यहीं मर्ज होकर के क्या हो जाती है, ठंडी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जब जल्द ही मर्ज हो जाएगी तो इसकी स्पीड बहुत स्पीडली मर्ज होती है, कोई बैरियर भी नहीं काम कर रहा है, इसलिए इसकी स्पीड देखी जाए तो 184 किलोमीटर की होती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो विंड हीट होकर के ऊपर उठी थी वही क्या होती है, आगे आकर के जहां पे मर्ज होकर के वो ठंडा हो रहा है, या फिर जहां पे वो फिर से हाई प्रेशर विंड में नीचे आ रहा है, उसी वाले प्लेस को हम क्या कहते हैं, वहां पे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और स्पीडली, चूंकि इस पे आपका क्या काम कर रहा है, कोरियलाइज फोर्स भी काम कर रही है, तो कोरियलाइज फोर्स अगर काम कर रहा है तो वो क्या होगा, अगर ये विंड इधर से ऐसे जा रही थी तो ये क्या करेगी, चूंकि अर्थ का रोटेशन है तो ये इसको ऐसे टर्न कर देती है, मोड़ देती है, तो ये क्या होती है, ऐसे चलने लगती है। यानी ऐसे ही आपको ये देखने के लिए ये मिलेगी यहाँ पे। इस तरीके से 27 टू 30 डिग्री के बीच जो विंड 12,000 मीटर एबव उठ करके आई है, या ऊपर, यानी कि सरफेस विंड को छोड़ करके अपर लेयर की विंड जो चल रही है उसी को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, और इसकी स्पीड 110 किलोमीटर इन समर टू 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर हो जाती है। दूसरी चीज कि इसी स्पीड से ये चलती है। दूसरी चीज 27 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर के 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच ही ये मर्ज होती है, उसी के बीच ये चलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कैसे हैं, ये पहले समझ लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ जो इंडिया की सिचुएशन है
इससे थोड़ी सी दूरी पे इस साइड में मेडिटेरियन सी सिचुएटेड है, यानी कि इस साइड में जो वेस्टर्न साइड है हमारा, वहां पे मेडिटेरियन सी सिचुएटेड है। और इस मेडिटेरियन सी की वजह से यहाँ पे एक क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। वो होता है लगभग आपके अक्टूबर नवंबर के सीजन में, यानी जब ठंड आने वाली होती है उस पोजीशन पे यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। और वो लो प्रेशर एरिया क्या करता है, मूव करता है इस साइड, चूंकि हम जानते हैं। और इसमें हेल्पफुल, इसीलिए पहले मैंने जेट स्ट्रीम पढ़ा दिया है, क्योंकि इसको मूव कराने में हेल्पफुल होता है कौन, जेट स्ट्रीम। और ये जेट स्ट्रीम क्या करता है, इसको, इस लो प्रेशर एरिया को इस साइड मूव कराता है, जिसकी वजह से हमारे वहां भी एक लो प्रेशर या फिर कह लीजिए कि एक वैक्यूम एरिया क्रिएट होती है। और उस वैक्यूम एरिया की वजह से हमारे वहां क्या होती है, साइक्लोन्स आते हैं। यानी कि जो ठंडी आने की हमारे वहां टाइमिंग होती है, यानी अक्टूबर नवंबर का जो टाइमिंग होता है, उस समय हमारे वहां देखा जाता है कि साइक्लोन्स आते हैं, जो कि हमारे जो कोस्टल रीजन है, जैसे हम बात कर लें कि अरेबियन सी वाला जो कोस्टल रीजन केरल कर्नाटक, वैसे ज्यादातर उड़ीसा वाला पोर्शन ज्यादा प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया होती है वो ऐसे ही होकर के इस साइड में, यानी कि रिवर्सल, चूंकि उस समय रिवर्स होता रहता है, जो मानसून है हमारे वहां से वापस होता रहता है, और उस रिवर्सिंग टाइम पे आने की वजह से ये लो प्रेशर एरिया यहाँ ज्यादा गैप बनाता है। कहाँ पे? जो आपका उड़ीसा वाला जो आपका कोस्टल रीजन है वहां पे ज्यादा गैप बनाने की वजह से, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करने की वजह से इसको मूव हो जाती है। यहां से जो विंड आपकी है, हाई प्रेशर वाली विंड बे ऑफ बंगाल से, वो आपका क्या होती है, मूव कर जाती है उसको कवर करने के लिए। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी लो प्रेशर विंड को, या फिर कह लीजिए उस लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने को हम वेस्टर्नली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का नाम देते हैं। चूंकि वेस्टर्न साइड से, यानी मेडिटेरियन सी से होकर के ये प्रभाव आपको दिखता है, और इधर से होकर के ये पूरा एरिया कवर करता है, ये कोस्टल रीजन वाला, रिवर्सल के रूप में, रिवर्सल विंड के रूप में। इस तरीके से देखा जाए तो ये जो कोस्टल रीजन है वो कहीं ना कहीं उड़ीसा आंध्रा वाला जो आपका कोस्टल रीजन है वो ज्यादा प्रभावित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का नाम देते हैं। और इसका यहाँ पे ये प्रभाव है। अब आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, उसी को वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, इसको कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून, जैसा कि हमने पीछे भी बता दिया था कि मानसून जो है वो क्या है, वो अरेबिक वर्ड है, मौसम से बना हुआ वर्ड है, और उसका मतलब होता है कि रिवर्सल ऑफ द विंड, यानी कि जो विंड का डायरेक्शन है उसमें चेंजेस आने, या विंड का डायरेक्शन में चेंज होना। दूसरी चीज कि विंड के डायरेक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि हमारे वहां मानसून कब आएगा, कब नहीं आएगा। यानी कि मॉइस्चराइजेशन लाने का जो प्रोसेस होता है वो विंड के डायरेक्शन पे ही, और वापस ले जाने का भी जो प्रोसेस होता है वो भी विंड के डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है। इस तरीके से अगर देखें तो हमारे वहां जो वर्ड आया मौसम, ये कहीं ना कहीं अरबियन जो आपके सेलर आए, या फिर कह लीजिए व्यापारी आए, उन्होंने ही इसको ये वर्ड दिया। यानी मानसून टाइप क्लाइमेट हमारे वहां जो डिक्लेयर किया, या मानसून वर्ड जो आया, वो कहां से आया, वो आया आपके अरब से। चूंकि आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से हम देखते हैं कि हमारे और अरबियन कंट्रीज, यानी खाड़ी देशों के बीच जो है हमेशा से व्यापार होता रहा है। तो अगर हम देखें एंशिएंट टाइम से, जब हमारे वहां क्या हो रहा है, जब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो इनके द्वारा ये जो अरबियन कंट्रीज से जो सेलर आए, उनको क्या हुआ, जो ट्रेड विंड, यहाँ से ये ट्रेड विंड चलती है 5 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ साइड एंड 5 डिग्री इक्वेटर के साउथ साइड, और उसमें क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट साइड से जो विंड चलती है। आगे अभी हम इस फेनोमेनन को भी अभी समझाते हैं, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ जो ट्रेड विंड चलती है वो बहुत हेल्पफुल हो जाती है किनको, इनको ट्रेवल कराने में, इधर से इधर लाने में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड से चलती है, ऐसे ये टर्न होकर के आ जाते हैं हमारे वहां तक। तो ये जो विंड है वो स्पीड से चलती है, लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, और उस स्पीड से आने की वजह से
यहां से जब वो क्या करते थे, अपनी नाव लेकर के या अपना शिप लेकर के चलते थे, तो उनको हेल्प मिलती थी, ये विंड बैकअप देता था पीछे से कि वो जल्दी से जल्दी ट्रेवल करके इंडिया पहुंच जाते थे। तो एक तो ये, और दूसरी चीज जब यहाँ आए तो यहाँ का जो डायरेक्शन था विंड का, या वो क्या होता था, चेंज हो जाता था कुछ दिन बाद। जैसे कि हम देखते हैं विंटर से समर में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है, एक समय होता है कि यहाँ से मानसून विंड इधर आती है जब मानसून सीजन होता है, यानी जून जुलाई में। और अगर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, ये रिवर्स होने लगता है, फिर से मानसून वापस होने लगता है। तो ये विंड का डायरेक्शन इधर से इधर उल्टा चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखें हम, तो जो डायरेक्शन आपको विंड का दिख रहा है, इसी रिवर्सल ऑफ द विंड को उन्होंने क्या दिया, सीजन कहा या मानसून कह दिया। और उसी पे हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट आज भी डिक्लेयर है, और इसको मानसून टाइप क्लाइमेट ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मानसून में डिफरेंसेस या फिर विंड में जो डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं विंड के डायरेक्शन में, तो वो क्या है, वो बड़ा अजीब है। इसलिए कई बार चेंज होता है मानसून, कभी विंटर है तो फिर समर होगा, समर से फिर रेनी होगा। इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलता है कि चेंजेस आपको यहाँ पे हमेशा देखने के लिए हैं। इसी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट डिक्लेयर हुआ वो उसी मौसम वर्ड से बन करके मानसून टाइप क्लाइमेट डिक्लेयर किया गया। अब आ जाते हैं कि थोड़ी सी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द मानसून। जो हमारे वहां मानसून का मैकेनिज्म है, यानी कि हमारे वहां जो मानसून को इफेक्ट करते हैं जो भी चीजें, वो कौन कौन सी हैं, उनको थोड़ा सा हम समझ लें तो बेहतर रहेगा। इसमें सबसे पहले है मैकेनिज्म ऑफ द मानसून में फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अगर देखा जाए तो हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया था कि लैंड और वाटर के हीट होने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर धूप में एक जो है लोहे का टुकड़ा रख दिया जाए और एक गिलास पानी रख दिया जाए, तो आप देखेंगे कि जो लोहे का टुकड़ा है वो जल्दी हीट हो जाएगा। क्यों? कंपैरिजन टू वाटर। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो हीट होने का प्रोसीजर है उसमें ये जरूरी होता है कि जो कोई भी सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है और वो जल्दी हीट हो जाते हैं। इसी पार्टिकल्स के गैप कम होने के वजह, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा इसको, कि जो ठोस द्रव गैस का जो आपका फार्मूला है वही यहाँ पे भी काम करता है कि जो आपके सॉलिड हैं वो क्या है, वो जल्दी हीट हो जाएंगे क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है। और वहीं वाटर जो होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं हीट और कूल होने में, जो डिफरेंस आपको वाटर का हीट, इसीलिए मैंने पीछे समझाया भी था कि इसी वजह से लैंड बाउंड्री और लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बनता है कोस्टल रीजन में, और वहां पे आपको टेम्परेचर में डिफरेंसेस कम देखने के लिए मिलते हैं कोस्टल रीजन पे। क्यों? क्योंकि लैंड पोर्शन पूरे जल्दी हीट हो जाता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बनता है, और सी पोर्शन जो है वो आपका क्या होता है, धीरे धीरे हीट होता है, तो वो आपका हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे दिन जो है वो क्या होता है, वो आपके सी पोर्शन से लैंड पोर्शन की तरफ विंड चलेगी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया कहाँ बन रहा है, लैंड फॉर्म पे। तो इसको हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज। और जब यही चीज क्या हो जाती है, जो ही शाम ढलती है और सन की लाइट यहाँ नहीं पड़ती है, तो वो जितनी जल्दी हीट होता है सॉलिड, उतनी जल्दी ही क्या होता है, वो अपनी एनर्जी डिस्चार्ज भी कर देता है, यानी वो जल्दी ही कूल भी हो जाता है। तो ये जल्द से जल्द ठंडा होता है। लेकिन वाटर जो दिन भर हीट हुआ है वो तुरंत कूल नहीं होता, क्योंकि वो जितना धीरे धीरे गर्म हुआ है उतना धीरे धीरे ही वो अपनी एनर्जी डिस्चार्ज भी करेगा। इस वजह से ये जल्दी कूल नहीं होगा, और रात भर क्या होगी, वो लैंड टू सी जो आपका विंड है वो चलेगी, क्योंकि अब लो प्रेशर यहाँ बन रहा है, हाई प्रेशर यहाँ बन रहा है। तो ये आपका लैंड ब्रिज सी ब्रिज बनता रहता है, और यहाँ पे आपको विंड का डायरेक्शन आपको चेंज होता नजर आता है, और ये आपके कहीं न कहीं मानसून को इफेक्ट डालने में वर्क करता है। आगे है द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सबसे पहले ये समझ लें, यहाँ देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ बताया भी है कि ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, इसको समझ लेंगे तभी ये समझा सकेंगे। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है,
अप्रॉक्स मान के चलते हैं 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। वैसे तो अगर देखा जाए तो ज्यादातर हम ट्रॉपिकल जोन में हम इसको 5 डिग्री को रखते हैं, जो कि इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में रखते हैं। लेकिन फिलहाल इसको बढ़ा करके इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसको वो होता है 23 डिग्री 30 मिनट। इस बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ के नेम से जानते हैं। इसे भी समझ लीजिए कि चूंकि सन का डायरेक्शन, मैंने पहले भी बताया था कि सन का डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ तो रहता ही है। कब क्या होता है, विंटर और समर सीजन में ये मूव करता है किधर, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे 23 डिग्री 30 मिनट बेंड है, और उस बेंड होने की वजह से एक बार सन के डायरेक्शन के सामने कैंसर लाइन पड़ती है, तो एक बार क्या होता है कैप्रिकॉर्न लाइन पड़ती है। ये तो उसके रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि जब रिवॉल्यूट होकर के उसके सामने कैंसर लाइन होगी तो हमारे वहां हीट होगा, यानी हमारे इंडिया के बीच से, चूंकि आप जानते हैं कि सेंटर पोर्शन को कट करते हुए ये जा रहा है, तो यहाँ पे आपका ज्यादा हीट होगा, और जब ज्यादा हीट होगा तो ये भी कंफर्म है कि ये लो प्रेशर एरिया डेवलप करेगा, और लो प्रेशर एरिया डेवलप करेगा तो जो विंड आपकी यहां से इधर चल रही थी तो ये क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी इसको कवर करने के लिए। तो इसीलिए कि शिफ्ट होता रहता है, ये जो शिफ्ट है पोजीशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कभी इक्वेटर आए, और जब वही चीज सन के डायरेक्शन के सामने जो है वो क्या होता है, जब ये कैप्रिकॉर्न पड़ता है तो हमारे यहाँ विंटर हो जाती है, क्योंकि अब जो विंड का डायरेक्शन है वो इस साइड मूव हो जाएगा, क्योंकि इधर की साइड हीट जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से जहां लो प्रेशर एरिया बनेगा, जैसे ही शिफ्ट होगा, जैसे अर्थ रिवॉल्यूट होगी और रिवॉल्यूट होकर के अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जो हीट का पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। और यही जो शिफ्ट हो रही है हीट जोन, उसी की वजह से क्या होता है, हमारे वहां मानसून का आना या मानसून का वापस हो जाना यानी रिवर्स हो जाना, ये दोनों आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। यानी सेकेंड पोजीशन ये है ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसी को कहते हैं 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, जो इक्वेटर से है उसी को हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नेम से जानते हैं। आगे चलते हैं, हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, चूंकि आप जानते हैं कि जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ साइड में यानी कि इस साइड में जो अफ्रीकन रीजन है, वहां से अगर देखा जाए तो ये जो साउथ अफ्रीका का पोजीशन बनता है, यहाँ पे जो है आपका क्या है, मेडागास्कर एक प्लेस है। इस प्लेस पे अगर देखा जाए तो वहां बहुत ज्यादा हीट बना होता है, और ज्यों ही इधर की साइड यानी हमारे जो टॉप पे जो पामीर प्लेटू है, ज्यों ही हीट होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप करता है हमारे नॉर्दर्न रीजन में, तो जो विंड आपकी मूव करती है यानी कि साउथ वेस्ट मानसून जो आपके वहां एंटर करता है इधर अरबियन सी से, वो मानसून के साथ साथ ये जो मेडागास्कर के पास लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये जो आपका विंड जो है अपलिफ्ट हुई है वो भी मूव कर जाती है, यानी कि इक्वेटर लाइन को क्रॉस करके हमारे वहां ये विंड भी चलनी स्टार्ट हो जाती है, और इधर की साइड पूरा मॉइस्चराइजेशन यहां से भी लेकर के पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारे वहां क्या होता है, हमारे वहां मानसून बहुत बड़े लेवल पे देखने के लिए मिलता है। ये चीज आपको ये भी इफेक्ट डालेगा। आगे है नेक्स्ट पोजीशन, तो ये जो आपका मेडागास्कर में हाई प्रेशर एरिया डेवलप हुआ, यानी कि यहाँ से जो वाटर वेपर उठे हैं वो भी क्या होंगे, हाई प्रेशर एरिया लेकर के लो प्रेशर एरिया को कवर करने पहुंच जाता है, हमारे वहां इंडिया में रेनफॉल करने में वो भी हेल्पफुल होता है। अगला है तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड। ये भी मैं समझा चुका हूं कि हमारे टॉप पे जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है पामीर प्लेट्यू, जिसको तिब्बतन प्लेट्यू भी कहते हैं, वो पूरा का पूरा क्या होगा, वहां पे सन का डायरेक्शन या फिर कह दिए सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही, जिसकी वजह से वो हीट होगा, और हीट होने की वजह से वो पूरा लो प्रेशर एरिया बनाएगा, और लो प्रेशर एरिया बनाने की वजह से यहाँ से विंड उसको ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया आपका कवर करने पहुंच जाती है, यानी मानसून विंड वहां पे पहुंचता है। ये भी आपके ऊपर डिपेंड, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, मूवमेंट ऑफ वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अगर देखा जाए तो जो जेट स्ट्रीम जो आपका क्या कह रहा है, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, जो आपका वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है आपकी जो चल रही है, वो भी क्या होती है, वो भी आपके वहां मूव कर जाती है, और उसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है
कि हमारे वहां नॉर्दर्न साइड में कह रहा है ना, नॉर्दर्न ऑफ द हिमालय, चूंकि जिस समय हमारे वहां क्या होता है, जिस समय हमारे वहां हीट ज्यादा होती है, यानी मई जून वाले सीजन में, हमने अभी अभी बताया कि जो वेस्टर्नली आपकी जेट स्ट्रीम चल रही है वो क्या होती है, वो मूव कर जाती है 27 डिग्री की जगह पे 30 डिग्री की तरफ। और जब 30 डिग्री की तरफ मूव कर जाएगी तो जो आपका यहाँ पे वो इधर से ला करके हाई प्रेशर विंड कवर कर रहा था, वो यहाँ पे लो प्रेशर विंड एरिया क्रिएट हो जाएगी, और उसकी वजह से ये जो आपके जो अरेबियन सी से मॉइस्चर उठे हुए हैं वो क्या करेंगे, हाई प्रेशर विंड है वो जाकर के उसको कवर करते हैं, यानी कि आपके नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल करते हैं। ये पूरा इंडिया का रेनफॉल का तरीका है, और इसी तरह से ये मूवमेंट आपको इफेक्ट डालती है। आते हैं आगे, ITCZ आपको क्लियर कर चुका हूं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सदर्न ऑक्सीलेशन पे। अमूमन देखा यह गया है कि जिस समय, अब देखिए हमारी जो सिचुएशन है वो क्या है, वो हम इस साइड में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और जो पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन की बात करें तो ये आपका पूरा, ये इंडियन ओशन ये पूरा है, ये नीचे वाला पोर्शन इंडियन ओशन ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ इधर से, और इस साइड से अगर वेस्टर्न साइड में देखें पीछे साइड में हमारे, वो क्या है, वो आपका पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन अमूमन जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि इंडियन ओशियन में जिस समय हीट बनता है, यानी यहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट होती है, तो उस समय क्या होती है, सन का डायरेक्शन चूंकि चेंज हो गया रहता है, तो उस समय जो पैसिफिक ओशन, यानी कि इसके पीछे वाला जो ओशन है हमारे पीछे, चूंकि ग्लोब का एक हिस्सा हमें दिखता, पीछे वाला नहीं, तो अगर देखा जाए तो ग्लोब का जो ये आपका ईस्टर्न पोर्शन हमें दिख रहा है, उसमें अगर देखें तो इंडियन ओशियन और पीछे वाला पैसिफिक ओशन, तो जिस समय हमारे वहां लो प्रेशर एरिया होता है उस समय वहां पे क्या होता है, वहां पे हाई प्रेशर एरिया बना होता है। तो उसका अगर ये दोनों के बीच डिफरेंस है, यहाँ पे लो प्रेशर है और वहां हाई प्रेशर है, तो हमारे वहां मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। लेकिन अगर दोनों के बीच अमूमन कुछ सालों से देखा गया है, जैसे कि इधर तो नहीं कह सकते, लेकिन 2011 या 13 के सीजन में देखा जाए तो 2011 और 13 के बीच में अगर देखें तो यहाँ पे दोनों के बीच गैप नहीं बन रहा था, यानी इस साइड वाला जो आपका पैसिफिक ओशन है वहां पे भी नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता था, यहाँ पे लो प्रेशर बनता था तो वहां पे भी हीट जनरेट हो जाती थी, और वहां पे भी हाई प्रेशर की न बन के बल्कि लो प्रेशर वहां भी बना रह जाता था, जिसकी वजह से यहाँ से इधर की साइड जो मॉइस्चराइजेशन आने का प्रोसेस है वो क्या होता था, वो कम पड़ जाता था, और हमारे वहां अच्छी खासी रेनफॉल नहीं होती थी। और एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस समय थोड़ा सा सिचुएशन बदला है, बल्कि आज के डेट में हमारे वहां अच्छी खासी रेनफॉल हो रही है। तो जो ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, इस चेंजेस को हम कहते हैं साउथ ऑक्सीलेशन या सदर्न ऑक्सीलेशन के नेम से जानते हैं। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसी गैप को हम क्या कहते हैं, सदर्न ऑक्सीलेशन के नेम से जानते हैं, येसो भी कहते हैं। ये कहां होता है, ताहिती, पैसिफिक ओशन 18 डिग्री साउथ टू 149 डिग्री वेस्ट, यानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का ये प्लेस है ताहिती। वहां पे ये क्या होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री साउथ से लेकर के 149 डिग्री वेस्टर्न का जो एरिया बनता है वहां पे, और इंडियन ओशियन ऑस्ट्रेलिया के पास का ही प्लेस है ये। इंडियन ओशियन में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, डार्विन एक प्लेस है वहां पे। इंडियन ओशियन में 12 डिग्री 30 मिनट साउथ टू 131 डिग्री ईस्ट, ये लास्ट आपका ईस्टर्न पोर्शन इधर से, और उधर साउथ का पोर्शन, दोनों जगह पे क्या होता है, दोनों जगह पे टेम्परेचर अगर वेरी नहीं कर रहा है, डिफरेंस नहीं बन रहा है, जो सदर्न ऑक्सीलेशन के नेम से जाना जाए, इसी गैप को जो एक में हीट होगा, एक में क्या होगा, एक में कूल होगा, अगर ऐसा पोजीशन नहीं बनता है, यानी डिफरेंस आपको ज्यादा नहीं मिलता है, तो ये कंफर्म है कि वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका सिचुएशन जो आपके मॉइस्चराइजेशन को लाने में हेल्पफुल है वो नहीं बनेगा, और आपके वहां गैप बनेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सदर्न ऑक्सीलेशन कहते हैं। इसमें थोड़ा सा टॉपिक ईएल नीनो की बात करते हैं जल्दी से, कि ईएल नीनो क्या है। ईएल नीनो की बात करें तो ईएल नीनो जो है स्पेन से आया हुआ वर्ड है। इस ईएल नीनो का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड या बच्चा। क्यों इसको बेबी या बच्चे के नाम पे रखा गया है, इसका कारण ये है क्योंकि पेरू एक प्लेस है जहां पे हॉट वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट दोनों चलते हैं, और उस पेरू के पास
क्या होता है, हॉट वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट आपस में मर्ज होते हैं। जब दोनों मर्ज होते हैं, उस मर्ज होने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। अब जब दोनों मर्ज होंगे, हॉट और कोल्ड वाटर करंट दोनों आपस में मर्ज होंगे, तो उस समय देखना ये रहता है कि अगर वो दोनों मर्ज होकर के हॉट में कन्वर्ट हो गए तब तो ठीक, क्योंकि तब अगर हीट में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे वहां का जो इंडियन ओशियन है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे उधर से जो विंड चलती है, जो प्रोसेस होता है आपका सर्कुलेट होने का, वाटर सर्कुलेट होने का, उससे इंडियन ओशियन का जो वाटर होता है थोड़ा सा हीट में कन्वर्ट हो जाता है और उससे क्या होता है, हमारे वहां मॉइस्चराइजेशन जल्दी आएगा, उसको ला नीनो कहते हैं। लेकिन अगर ये क्या हुआ, एल नीनो, अगर एल नीनो इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा हो, यानी दोनों मर्ज हो रहे हो, चूंकि ये मर्ज कब होता है, ये मर्ज होता है 25 दिसंबर को, यानी 25 दिसंबर के करीब ये मर्ज होता है। और हम जानते हैं 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ। तो अगर 25 दिसंबर को चूंकि वो बच्चे के रूप में जन्म लिए, उसी के आधार पे इसका नेम भी एल नीनो रखा गया है, जिसका मतलब ही होता है द चाइल्ड, यानी कि बेबी क्राइस्ट के नेम पे ही इसको रखा गया है कि उसी सिचुएशन पे ये होता है। जो हॉट वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट, जो पेरुवियन वाटर करंट्स हैं दोनों, वो आपस में मर्ज होते हैं। अगर उनके बीच में गैप, यानी दोनों मर्ज होने के बाद दोनों में क्या होता है, अगर वो हॉट में कन्वर्ट हो गया तब तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन दोनों मर्ज हुए और दोनों कन्वर्ट नहीं हुए जल्दी से जल्दी हॉट में, बल्कि वो क्या हुआ, सेम टेम्परेचर। अच्छा, इस सेम टेम्परेचर बनते समय जब दोनों के बीच सेम टेम्परेचर बन जाता है तो उसमें मछलियों के मरने की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, लाखों की संख्या में मछलियां मरती हैं। क्योंकि एयर का जो सर्कुलेशन होता है वो, जैसे हम जानते हैं, अपर लेयर अगर हीट है तो लोअर लेयर जो होगा वाटर का वो हीट नहीं होगा, बल्कि वो थोड़ा ठंडा ही रहेगा। इसीलिए देखिए, ऊपर का अगर जो वाटर का पोर्शन होता है अगर फ्रीज्ड हो जाता है तब भी मछलियां नीचे जिंदा रहती हैं, क्योंकि नीचे वाला वाटर क्या है, उतना ज्यादा फ्रीज्ड नहीं होता है। तो इसी लेवल पे सर्कुलेशन, जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बनता है, वो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो है सही ढंग से नहीं हो पाता और मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है और बहुत बड़े लेवल पे मछलियां उस एरिया में मरनी शुरू हो जाती है, लाखों की संख्या में। तो इस तरीके से देखा जाए कि अगर दोनों मर्ज हुए, यानी कि ये पेरुवियन वाटर करंट, दोनों कोल्ड वाटर करंट और हॉट वाटर करंट पेरू के पास दोनों आपस में मर्ज हुए, और मर्ज होने के बाद अगर वो क्या हो गया, अगर वो हॉट में कन्वर्ट हो गया तब तो ठीक, लेकिन अगर सेम टेम्परेचर नीचे और ऊपर का दोनों का बना रहा तो वो क्या होगा, वो